इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इजराइल और ईरान के बारे में। इजराइल और ईरान के बीच में इस वक्त ना सिर्फ टेंशन चल रहा है बल्कि हो सकता है कि ये टेंशन आगे चल के कोई युद्ध का रूप ले ले। हाल ही में हुए घटनाक्रम के हिसाब से इजराइल और ईरान के बीच में जो टेंशन है ये ना सिर्फ और ज्यादा बढ़ा है बल्कि इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स भी हुए। इसके बारे में बात करते हैं। असल में ये जो मंडे अभी गया है यानी कि 13 जून 2022 को इजराइल की गवर्नमेंट की ओर से ऑफिशियली अपने नागरिकों के लिए ये वार्निंग जारी की गई कि इजराइल के नागरिकों को हर सूरत में तुर्की का ट्रेवल अवॉइड करना चाहिए। और ये जो वार्निंग इजराइल की गवर्नमेंट की ओर से जारी की गई है ये कोई छोटी मोटी वार्निंग नहीं है बल्कि ये हाईएस्ट लेवल की वार्निंग है। इनफैक्ट इजराइल की गवर्नमेंट की ओर से जो स्टेटमेंट आया है वो जान है तो जहान है टाइप का स्टेटमेंट है, क्योंकि इजराइल की गवर्नमेंट ने ये वार्निंग जारी करते हुए अपने स्टेटमेंट में अपने नागरिकों को ये बोला है कि भैया दुनिया का कोई भी हॉलीडे टूर आपकी जान से ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता। अपनी जान की परवाह करें और हर सूरत में हॉलीडे बनाने के लिए तुर्की जाना अवॉइड करें। और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है, अब यहाँ में से ये मत पूछना कि क्या क्यों कैसे, क्योंकि ये क्या क्यों कैसे एक्सप्लेन करने के लिए पूरा का पूरा दूसरा वीडियो लगेगा। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि तुर्की के अंदर इजराइल के नागरिकों को खतरा है, ये जो इनपुट है ये खुद तुर्की वालों ने आगे रह के इजराइल वालों को दिया है और उसके बाद में इजराइल की गवर्नमेंट की ओर से ये वार्निंग जारी की गई। नाउ अब सवाल खड़ा होता है कि इजराइल के नागरिकों को तुर्की के अंदर खतरा क्यों है, मतलब क्या हो गया भैया ऐसा। तो असल में इसके पीछे बहुत सारे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि ईरान की गवर्नमेंट के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, मेरे हिसाब से आप लोग रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बारे में ये बात तो जानते होंगे कि ईरान के अंदर एक्चुअली में दो आर्मी है, एक तो ईरान की रेगुलर आर्मी और एक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। और ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है इनका काम है ईरान की गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना और पूरी दुनिया में ईरान की गवर्नमेंट के लिए तमाम गलत काम करना। और ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं ये ईरान के अंदर उतने ही ज्यादा पावरफुल है जितने की ईरान की गवर्नमेंट। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं हाल ही में इसके दो महत्वपूर्ण ऑफिसर, एक तो सैयद खुदाई और दूसरा अली इस्माइल जादा, इन दो ऑफिसर्स का अननोन पर्सन ने असैसिनेशन कर दिया। सैयद खुदाई को गोली मार दी गई और ये जो अली इस्माइल जादा नाम का बंदा था इसने बालकनी से छलांग लगा दी। और शायद मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी बोली थी और एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि अगर कहीं पे कोई असैसिनेशन होता है और पूरी तरीके की जांच पड़ताल करने के बाद में भी अगर ये पता नहीं चल पाता कि वो असैसिनेशन किसने किया है तो 99.999% चांसेस हैं कि उस असैसिनेशन के पीछे मोसाद का हाथ है। मोसाद यानी कि इजराइल की खुफिया एजेंसी। इसी लॉजिक को ईरान की गवर्नमेंट ने भी ना सिर्फ फॉलो किया बल्कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के इन दोनों ही ऑफिसर्स की मौत के लिए सीधे तौर पे इजराइल की खुफिया एजेंसी यानी कि मोसाद को जिम्मेदार ठहराया। अब ऐसे सच कहूं तो ईरान की जो गवर्नमेंट है उसने ऐसे मोसाद का नाम नहीं लिया क्योंकि वो लोग जाइनिस्ट बोल के इन लोगों को संबोधित करते हैं। ईरान की गवर्नमेंट ने ये कहा कि इन दोनों के ही मौत के पीछे जाइनिस्ट लोगों का हाथ है। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ये जो दोनों ही पर्सन्स की मौत हुई है ये दोनों ही पर्सन्स कोई मामूली पर्सन नहीं थे बल्कि ये दोनों ही पर्सन्स इंटरनेशनल लेवल पे लेबनान के अंदर हिजबुल्ला, यमन के अंदर हुती रेबल्स और इराक के अंदर अलग अलग ग्रुप्स को ईरान की गवर्नमेंट के लिए मैनेज करने का काम करते थे। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि ये दोनों ही पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे। इतना ही नहीं, इसके अलावा हाल ही में सीरिया के अंदर भी एक एयर स्ट्राइक की गई और उस एयर स्ट्राइक में दमास्कस का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उसकी दो हवाई पट्टियों को बहुत भारी रूप से नुकसान पहुंचाया गया। अब यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है कि भैया सीरिया के अंदर इस एयरपोर्ट पे एयर स्ट्राइक करने का क्या पॉइंट बनता है। तो एक्चुअली में पॉइंट है क्योंकि सीरिया का ये जो एयरपोर्ट है इस एयरपोर्ट को लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला और इराक में मौजूद ईरान को सपोर्ट करने वाले ग्रुप्स रेगुलरली यूज भी कर रहे थे और यहाँ से ऑपरेट भी कर रहे थे। ये एक और वो मेजर पॉइंट है जहाँ पे इजराइल ने ईरान को सीधे तौर पे हिट किया है। वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि सीरिया के एयरपोर्ट पे जो एयर स्ट्राइक इजराइल की ओर से की गई इसको लेके रशिया की ओर से भी बहुत कड़े शब्दों में आपत्ति व्यक्त की गई, जिसमें एक तो ईरान के हिसाब से इजराइल वालों ने ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के दो बंदों को निपटा दिया। इसके अलावा ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं वैसे तो उनके मारे जाने की हिस्ट्री काफी लंबी है, बट अगर हम लोग रिसेंट इवेंट्स की बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा पब्लिश की गई खबर के हिसाब से एक तो कामरान अगमोली और दूसरा अयूब एटेजारी, ये ईरान के दो इंजीनियर्स थे जो कि ईरान के अंदर ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है वहां पे वर्क कर रहे थे। बट 31 मई 2022 को इनमें से एक की मौत फूड पॉइजनिंग की वजह से हो गई और दूसरे बंदे को अचानक से एक मिस्टीरियस बीमारी हो गई जिसकी वजह से उसके धीरे धीरे ऑर्गन फेल होना शुरू हो गए और 2 जून 2022 को वो भी निपट गया। इतना ही नहीं, इसके अलावा हाल ही में इजराइल की ओर से अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज भी की गई है, जिससे और इन तमाम इवेंट्स की मदद से हम लोग ये बात श्योरिटी के साथ में कह सकते हैं कि हाल ही के दिनों में ईरान को लेकर इजराइल थोड़ा सा अग्रेसिव भी हुआ है और सेंसिटिव भी। इनफैक्ट इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने इजराइल की पार्लियामेंट यानी कि इजराइल के केनेसेट में खड़े होकर ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दिया है कि जब ईरान इजराइल को नुकसान पहुंचाता था, इजराइल के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम देता था, इजराइल के खिलाफ टेरर स्प्रेड करता था, वो दिन अब पूरे हो चुके हैं क्योंकि अब हमारी एजेंसीज 24/7 ईरान के अगेंस्ट में काम भी कर रही है और आगे भी काम करती रहे। इससे मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ये तो वो छोटे छोटे घटनाक्रम हुए, लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि बिग पिक्चर क्या है। तो
अगर हम लोग यहाँ पे ईरान और इसराइल के इस पूरे के पूरे केस में बिग पिक्चर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम देखने को मिलता है और वो है न्यूक्लियर बम। बट यहाँ पे आप लोगों को दो चीजें पता होना चाहिए। एक तो ये कि वैसे तो दुनिया में बहुत सी कंट्रीज ने न्यूक्लियर बम्स डेवलप किए और हर कंट्री का न्यूक्लियर बम डेवलप करने के पीछे अपना अलग रीजन है। मोस्टली रीजन सिक्योरिटी रहा है। बट ईरान ये जो अपने यहाँ पे न्यूक्लियर बम डेवलप कर रहा है, इस न्यूक्लियर बम को डेवलप करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है और वो है कि भैया हम लोगों को कैसे भी करके न्यूक्लियर बम डेवलप करना है और जैसे ही हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर बम डेवलप हो जाएगा हम उस न्यूक्लियर बम का यूज इजराइल के खिलाफ करेंगे, उसे हमेशा के लिए और पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। सो अब जब आप ऐसी पोजीशन लेके न्यूक्लियर बम डेवलप करने के लिए जाओगे तो कौन आपको न्यूक्लियर बम डेवलप करने देगा? और स्पेशली वो कंट्री तो किसी भी सूरत में आपको न्यूक्लियर बम डेवलप नहीं करने देगी जिसके अगेंस्ट में आप उसको यूज करने के मकसद से डेवलप कर रहे हो। सो एक तो ये बात होगी और दूसरी बात आप लोगों को यहाँ पे ये ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो यूक्रेन रशिया वॉर इस वक्त चल रही है, इस वॉर में कौन जीतेगा कौन हारेगा क्या चल रहा है ये सब पंचायत अपनी जगह, बट इस वॉर ने बोले तो इस पूरे के पूरे यूक्रेन रशिया वाले घटनाक्रम ने दुनिया को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझा दी कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो फिर उस न्यूक्लियर वेपन का डर दिखा के आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो ना। और मेरे हिसाब से यहाँ आप लोगों को ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में तो पता हो गई, जो कि ईरान और इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच में हुई थी और इस डील का मेन काम था ईरान को न्यूक्लियर बम डेवलप करने से रोकना। अब ये डील ईरान को न्यूक्लियर बम डेवलप करने से कैसे रोकेगी तो उसके पीछे कुछ शर्तें थी जिसके तहत ईरान अपने यहाँ पे मौजूद यूरेनियम के स्टॉक को एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता है। सेकेंड, वो अपने यहाँ पे यूरेनियम का इन्वेस्टमेंट एक लिमिट से ऊपर नहीं कर सकता है। एंड थर्ड, दुनिया में न्यूक्लियर पावर को मॉनिटरिंग करने के लिए जो इंटरनेशनल एजेंसी है ये ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनको 24/7 मॉनिटरिंग करेगी हर तरीके से, इंक्लूडिंग सीसीटीवी कैमरा। बट साल 2015 में हमारे जो गोलू मोलू थे उन्होंने इस ईरान न्यूक्लियर डील को खत्म कर दिया और उसके बाद से ही हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि ईरान कॉन्स्टेंटली ये जो शर्तें थी ईरान न्यूक्लियर डील की इनको ब्रेक करता आ रहा है। बट हाल ही में यानी कि पिछले एक महीने में ईरान ने जो किया है वो देख के इस बात के बहुत बड़े लेवल पे और स्ट्रॉन्ग डाउट क्रिएट होते हैं कि हो सकता है ईरान अब अपने यहाँ पे फाइनली न्यूक्लियर बम डेवलप करने की सोच रहा हो, क्योंकि एक तो उसने अपने यहाँ पे यूरेनियम का जो स्टॉक है वो भरपूर मात्रा में इकट्ठा कर लिया है। सेकेंड, वो यूरेनियम के इन्वेस्टमेंट के लेवल को 60% पे लेके जा चुका है और 90% पे बम बन जाता है और 60% से 90% जाने में कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दुनिया में न्यूक्लियर पावर को मॉनिटर करने वाली एजेंसी ने ईरान की अलग अलग न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर वो जो सीसीटीवी कैमरे लगाए थे उनको भी ईरान की गवर्नमेंट ने बिना किसी प्री नोटिफिकेशन के बंद कर दिया है। सो ईरान की ओर से जितने भी कदम उठाए गए हैं वो देख के ऐसा लग रहा है कि हो सकता है शायद ईरान फाइनली अब न्यूक्लियर बम डेवलप करने की सोच रहा हो, या फिर शायद हो सकता है वो बहुत करीब भी पहुंच चुका हो। किसी भी दिन हम लोगों को न्यूक्लियर टेस्ट देखने को भी मिल सकता है। हो सकता है इजराइल के पास इसके अच्छे खासे इनपुट हो, चाहे जो कोई भी कारण हो। बट यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर बम का डेवलपमेंट है ये सेंट्रल मुद्दा है और इसी को रोकने के लिए इजराइल जो है ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव हुआ है। और क्योंकि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में इजराइल की ओर से ईरान के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उसके साइंटिस्ट, उसके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ऑफिसर्स को सीधे तौर पे टारगेट किया जा रहा है। इस वजह से इजराइल वालों को ये लग रहा है, और क्योंकि तुर्की की ओर से सीधे तौर पे इनपुट दिया है, मतलब खबर कंफर्म ही होगी कि अब ईरान वाले भी इजराइल के जो आम सिटीजन्स हैं उनको उठाने का सोच रहे हैं। मार भी सकते हैं, किडनैप भी कर सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। और मुझे यहाँ पे किडनैप का ऑप्शन ज्यादा लग रहा है, क्योंकि अगर ईरान सचमुच में न्यूक्लियर बम डेवलप करने की सोच रहा है तो वो पूरी कोशिश करेगा अमेरिकन सिटीजन्स और ईरान के जो सिटीजन्स हैं उन्हें किडनैप करने की, ताकि इस पूरी की पूरी प्रोसेस में वो अमेरिका और इजराइल को उसके खिलाफ कोई भी सीधी कार्रवाई करने से रोक सके। बट यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि अगर यहाँ पे ईरान सचमुच में न्यूक्लियर बम डेवलप करने के लिए जा रहा है तो फिर इस सिचुएशन में यहाँ पे युद्ध को होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बट एग्जैक्टली क्या होगा ये तो ऑब्वियस सी बात है, आने वाला वक्त बताएगा। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, ईरान न्यूक्लियर बम डेवलप करने की सोच रहा है या नहीं सोच रहा है?